हेलो एवरीवन, दिस इज राम कड़े एंड वंस अगेन वेलकम टू निंजा ट्रेडिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि काफी समय के बाद में इस वीडियो को दोबारा से अपलोड कर रहा हूं। मैं लगभग 8 से 10 दिन हो गए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आया हूं। एक्चुअली आई वाज ऑन अ वैकेशन। 8 से 10 दिन के लिए मैं एक छोटे से टूर पे था, सो उस समय पे मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड दूसरी बात तो ये है कि इस वीडियो को मैं री रिकॉर्ड करके री अपलोड कर रहा हूँ। 2 रीजन है उसके पीछे। रीजन नंबर 1, इससे पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें ऑडियो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। एंड रीजन नंबर 2 इज उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से मिसिंग थी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो प्रॉब्लम थे क्योंकि उसमें ऑडियो भी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ था और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी। सो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए दोबारा से एक प्रॉपर तरीके से कंटेंट को अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक के हम लोगों ने क्लास 4, 5, 6, 7 तक के हम लोगों ने देखा। और जो क्लास हमारी रिसेंटली 5 एंड 4 थी उसमें हम लोगों ने 31 एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखा, उसका बैक टेस्टिंग किया। क्लास 7 में हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोगों ने देखा था। तो आज की क्लास में हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं कि इंट्राडे पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे किस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप किस प्रकार से अपना बाय या फिर सेल को इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, सबसे पहले मैं आप लोगों को 3 वेरी इंपॉर्टेंट नोट बता देना चाहता हूं जिसके बेसिस पे हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे इम्पॉसिबल हो सकती है। सो नोट नंबर 1, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ये जज करना कि कब हमें बाय करना है या फिर कब सेल करना है, ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। हम लोगों को क्या करना है, उस कैंडलस्टिक पैटर्न को एक सर्टेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, एरिया ऑफ वैल्यू पे बनता हुआ देखना है और उसके बाद में हमारा बाय या फिर सेल उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करना है। तब आपके विनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, एग्जांपल के साथ में समझाता हूं, फिर हम लोग नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3 पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मार्केट आता है और एक पर्टिकुलर एरिया से सपोर्ट ले लेता है, दोबारा से आता है और उसी एरिया से दोबारा से सपोर्ट ले लेता है। तो हमें एक बात ये समझ में आती है कि एक सर्टेन एरिया ऑफ वैल्यू है, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एक ऐसा एरिया है जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। सो क्या होगा, फॉर एग्जांपल दोबारा से मार्केट उसी एरिया पे आ रहा है उसके पास में, और उस एरिया के आसपास आने के बाद में मान के चलते कि यहां पे एक बढ़िया, एक मस्त सा वो मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है। सो मॉर्निंग स्टार ये किस चीज का पैटर्न है, ये एक बुलिश रिवर्सल का पैटर्न है। मतलब एक बेयर ट्रेंड, मतलब एक डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद में अगर बोला जाता है कि किसी एरिया ऑफ वैल्यू पे अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो वहां से मार्केट अप ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है। तो यहां पे आप अपनी एंट्री को प्लान करके, यहां अपना स्टॉप लॉस को सेट करके, यहां बाय करके आप अपना एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। सो ये थी नोट नंबर 1 कि आपको हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न को कहां फॉर्म करते हुए देखना है, किसी एरिया ऑफ वैल्यू पे। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में समझाता हूं मैं। देखो यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एसबीआई का मंथली चार्ट है, तो यहां देखो जैसे आपको ये नीचे एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, इस सपोर्ट एरिया पे आपको यहां पे कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, एक मॉर्निंग स्टार है। तो देखो यहां से मार्केट शूट अप कर गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे इस सपोर्ट एरिया पे दोबारा से ये कौन सा पैटर्न है, ये एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप में पैटर्न है, तो यहां से मार्केट रिवर्स हो गया। सो अब हम लोगों ने क्या किया, हमने सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे भरोसा नहीं किया, हमने एक पर्टिकुलर एरिया पे जब कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके बाद में हमने अपना एंट्री या फिर एग्जिट का अपने डिसीजन बनाया। ऑलराइट, बाय करें या फिर सेल करें उसका हमने डिसीजन बनाया। ऑलराइट, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, हमेशा जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमेशा उस कैंडल को क्लोज होने दीजिए। फॉर एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। tradingview.com पे जब आप लोग ट्रेड करोगे, सो मार्केट फॉर एग्जांपल जब भी मूव कर रहा होगा, सो आपको क्या है ना, आपको यहां पे वो टाइमिंग दे रहा होगा। ऑलराइट, कि कैंडल क्लोज होने में 5 मिनट बचा है, 3 मिनट बचा है या 2 मिनट बचा है, 10 सेकंड बचा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है, बाद में अपना डिसीजन को बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये मॉर्निंग स्टार पूरा पहले बनने देना है। अब मंथली टाइम फ्रेम है, मतलब ये मंथली कैंडल कब क्लोज होगी, मंथ के लास्ट डेट पे जब मार्केट 3:30 बजे क्लोज होने वाला है, तो उसके 5 मिनट पहले अगर आपको ये एक प्रॉपर पैटर्न दिखता है तो यहां पे एक लॉन्ग ट्रेड, मतलब एक स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो 2, 4, 5, 6 महीने के लिए, और फिर आप अपना स्टॉप लॉस यहां रख के लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अच्छा, क्यों कैंडल क्लोज होने देना इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल के साथ में बताता हूं मैं आपको। देखो ये वाला आप कैंडल देखो, ये आपको ऐसी कुछ रेड
रेड कलर की दिख रही है। अगर आप देखते हैं पहले तो शुरुआत में हो सकता है आपको इस तरीके से कुछ एक ग्रीन कैंडल दिखती, फिर समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा फिर उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से रेड कलर की कैंडल बनी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक और एग्जांपल के साथ में मैं आप लोगों को बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे ऑलराइट इस एग्जांपल को देखिए, आप इस एग्जांपल को देखिए, जैसे ये वाला एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना, इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना हुआ है। तो देखो यहां पे ऊपर में एक विक दिख रही है आपको, तो मतलब जब ये कैंडल क्लोज नहीं हुई होगी, कलर पेन से समझाता हूं मैं आपको, तो शुरू शुरू में ये कैंडल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी शुरू शुरू में, ऑलराइट। लेकिन क्या हुआ होगा उसके बाद में बेयर्स ने इस पे प्रेशर किया होगा और इसे नीचे लाके यहां इस तरीके से क्लोज करवाया होगा डाउन साइड में, मतलब ऊपर तो गई थी लेकिन ऊपर आके नीचे यहां पे क्लोज हुई, तो एंड में ये कैंडल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक प्रॉपर सपोर्ट एरिया पे, फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट एरिया है, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये एक ऐसी रेड कैंडल बन गई और उसके बाद में हो सकता है कि आपको लगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान के चलते आप ट्रेड कर रहे हो, आपको जब कैंडल क्लोज होने में यहां पे टाइम दिखा रहा होगा 2 मिनट बचा है, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न दिख रहा होगा जब कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट बचा हुआ है। क्या पैटर्न लग रहा है ये तो लग रहा है यार बहुत अच्छा एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, तो यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। कई लोग यहां पे अपना लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट कर देंगे और यहां पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, लेकिन होगा क्या, जब 2 मिनट कैंडल को क्लोज होना बचा है तो होगा क्या, धीरे धीरे ये जो कैंडल है ये धीरे धीरे विक छोड़ने लगेगी और 1 मिनट जब बचा रहेगा तो ऐसे इन्वर्टेड ग्रीन हैमर काइंड ऑफ दिखेगी और कैंडल क्लोज होते होते ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कैंडल है अभी तो अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर में क्लोज है इसलिए ग्रीन दिख रही है, फिर कुछ समय के बाद में ऐसा भी हो सकता है कि ये कैंडल अचानक से जाके ऐसी इन्वर्टेड रेड हैमर बन जाए और ये अपने निगेटिव ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए मार्केट नीचे चला जाए। सो इसलिए आपको अपना डिसीजन कब बनाना है, फॉर एग्जांपल जब कैंडल क्लोज होने में, फॉर एग्जांपल ऐसा एक पैटर्न बना और ये कैंडल क्लोज होने में यहां पे दिखा दे रहा होगा कि ओनली 10 सेकेंड्स आर रिमेनिंग, तब आप अपना बाइंग को कंसीडर कर, अपना डिसीजन को आपको कंसीडर करना है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट थी आप लोगों के लिए कि यू शुड ऑलवेज वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, और एटलीस्ट कैंडल क्लोज होने के 5 सेकंड 10 सेकंड पहले आप अपने डिसीजन को फाइनल कीजिएगा कि हाँ अब कंप्लीट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, अब हमें बाय करना चाहिए या तो हमें सेल करना चाहिए, आपका जो भी डिसीजन होगा। ऑलराइट, सो अभी हम लोग देखेंगे तीसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है और इसी बेसिस पे हम लोग अपना इंट्राडे ट्रेडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर पाएंगे। तो चले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूं। सो आपको हमेशा मार्केट की साइकिल पता होनी जरूरी है कि मार्केट कौन से साइकिल में मूव करता है। फॉर एग्जांपल मैं साइकिल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मार्केट एक अप ट्रेंड में इसे बोलते हैं ट्रेंडिंग फेज। उसके बाद में क्या होता है, अचानक से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, इसे हम लोग बोलेंगे एक्यूमुलेशन फेज। मतलब आप अगर चाह लो तो इस कंसोलिडेशन या फिर इस एक्यूमुलेशन फेज का आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। इस एक्यूमुलेशन फेज के बाद में दोबारा से यहां से मार्केट रिज्यूम करता है एक ट्रेंडिंग फेज। एक प्रॉपर पर्टिकुलर ट्रेंड होने के बाद में हो सकता है मार्केट दोबारा से एक कंसोलिडेशन फेज में जाए, इसे हम लोग एक्यूमुलेशन फेज बोलेंगे। और इस एक्यूमुलेशन फेज पे आप आराम से अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो, और इस एक्यूमुलेशन फेज के बाद में हो सकता है मार्केट दोबारा से ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मूव दे। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है, मार्केट का ये मूव एक अप ट्रेंडिंग मूव था, ये एक एक्यूमुलेशन फेज था, दोबारा से ये एक ट्रेंडिंग मूव था, अप ट्रेंडिंग मूव, दोबारा से ये एक एक्यूमुलेशन फेज था, कंसोलिडेशन फेज था, साइडवेज फेज था। ऑलराइट, इसे मतलब एक रेंज में मार्केट जब भी अप डाउन होता है पर्टिकुलर रेंज में, उसे साइडवेज होना या फिर कंसोलिडेट करना या फिर एक एक्यूमुलेशन फेज, तीनों नाम बोलते हैं। और उसके बाद में जब मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला गया। सो मार्केट हमेशा एक इंपल्सिव मूव देने के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, वापस से एक इंपल्सिव मूव देने के बाद में एक वापस से कंसोलिडेशन फेज में जाता है। सो कुछ इस साइकिल में मार्केट हमेशा मूव करता है। अच्छा, ट्रेंडिंग मूव या तो अपसाइड का भी हो सकता है तो डाउनसाइड का भी हो सकता है, लेकिन कंसोलिडेशन जो फेज है वो हमेशा एक साइडवेज मार्केट की तरह रहेगा। सो इसी इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन पे हम लोग अपना इंट्राडे ट्रेडिंग को किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करेंगे यूजिंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको हम लोग अभी देखेंगे। ऑलराइट, चलो मैं बैक तो आपको चार्ट पे लेके आता हूं।
तो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग कैसे करें उसको समझने से पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने वो देखा था। और इसका यूज करके हम लोग या तो अपना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं या तो फिर इस टाइम फ्रेम पे हम लोग एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मंथली टाइम फ्रेम ओपन है, तो मंथली टाइम फ्रेम ओपन होने के बाद में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, तो यहाँ ये मंथली टाइम मतलब एक एक कैंडल यहाँ एक एक मंथ का डेटा दे रही है। सो इस मंथली कैंडल क्लोज होने के बाद में 1 2 3 4 5 6 महीने का मेरा ये एक शॉर्ट टर्म का स्विंग ट्रेड हो सकता था। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके रखा था 6 महीने के लिए एसबीआई लगभग 190 रुपीज पे, और 6 महीने बाद मैंने 341 रुपीज पे इसको सेल कर दिया। ऑलराइट, सो ये हमारा एक स्विंग ट्रेड था। अब नाउ स्विंग ट्रेड हम लोग कौन कौन से टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल डेफिनेटली मैं 1 वीक का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकता हूं स्विंग ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये भी एक ठीक ठाक सा डेटा दे रहा है मुझे। या फिर मैं डेली टाइम फ्रेम भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर एक जो ट्रेडिंग प्लान है, स्विंग ट्रेडिंग प्लान, वो अगर मान के चलते 1 महीना या 2 महीने का ही है या तो कुछ एक 15 दिन का है, तो मैं डेली टाइम फ्रेम के कैंडल स्टिक्स पे भी अपना डिसीजन को बना सकता हूं। ऑलराइट, अगेन अगर मान के चलो हम लोग चाह ले तो हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमारा एक स्विंग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें एक वाइज एक ठीक ठाक डेटा मिल रहा है। लेकिन क्या हम लोग अपने स्विंग ट्रेड को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 मिनट में आपको बहुत ज्यादा डेटा मिल जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग अपना स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो जैसा आपका ट्रेडिंग प्लान रहेगा उस हिसाब से आपका टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आप 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो। इवन 1 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल वाइज नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने 31 एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ा था वो यूजुअली 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे बेसिस पे काम करता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता। सो इसीलिए प्राइस एक्शन आप नहीं समझ पाओगे। एक एरिया ऑफ वैल्यू तो मिल गया आपको, एक सपोर्ट एरिया तो मिल गया, लेकिन उस सपोर्ट एरिया के ऊपर में अगर वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनना है अगर वो बनता हुआ आपको नहीं मिला तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, आप अपने ट्रेड को प्लान नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर हम लोगों को स्विंग ट्रेड करना है तब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, इंट्राडे करना है हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम। कौन कौन सा टाइम फ्रेम? 5 मिनट 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है। 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर लेंगे तो मार्केट के दौरान मतलब देखो यहाँ पे एसबीआई का चार्ट आपके सामने शुरू है और 1 आवर का मैं टाइम फ्रेम शुरू करता हूं तो कितनी कैंडल्स बन रही है? पे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बन रही है। आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आपको यहां से बाय करना है या फिर सेल करना है 5 कैंडल 7 कैंडल के अंदर। सो इसीलिए अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं तो आपको यहां पे प्रॉपर समझ में आएगा कि किस तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है और कब आपको बाय या फिर सेल करना है इंट्राडे पे। ऑलराइट, सो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। सो चलिए अब मूव करते हैं हमारे इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम लोग कैसे ट्रेड करें। सो अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स बना देता हूं। उसी रूल्स के बेसिस पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे इंट्राडे पे ट्रेडिंग करेंगे। सो वो रूल्स क्या है? 5 to 6 रूल्स है, वो लिख देता हूं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर अपने नोटबुक कॉपी पेन पे अच्छे से लिख लीजिएगा, उसी हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ऑलराइट, सो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लिए हैं, इसी नोट्स के बेसिस पे हम लोग अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। सबसे पहला क्या करना है हम लोगों को? डू योर एनालिसिस ऑन 1 आवर ऑफ टाइम फ्रेम। अब हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्यों हमारी एनालिसिस करेंगे? देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं अपनी एनालिसिस करता हूं फॉर एग्जांपल, तो आप यहां पे देखोगे मैं अगर यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए जाऊं तो मुझे काफी सारी छोटी छोटी, अगर 400 रुपए का 500 रुपए का स्टॉक है तो मुझे यहाँ पे काफी सारी छोटी छोटी लेवल्स मिलेगी। ये एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर उसके बाद में ये दूसरा रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर उसके बाद में ये देखो यहाँ पे भी मार्केट ने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लिया है, फिर उसके बाद में देखो ये तीसरा अगेन एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल रहा है, फिर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल रहा है। सो अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप एक इवैल्यूएशन करोगे आपको काफी सारे लेवल्स मिल जाएंगे, और उस लेवल के बेसिस पे मतलब 2-2 रुपए 1-1 रुपए के लेवल के हिसाब से, वो भी 500 रुपीज के स्टॉक्स में, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं। इतनी सारी लेवल निकालने के बाद में हम प्रॉपर कब सेल करना है कब बाय करना है नहीं प्लान कर पाएंगे, काफी सारी लाइंस हो जाएंगी। सो इसलिए हमको क्या करना है, हमें एक ओवरऑल आइडिया चाहिए कि अगर मैं अपने ट्रेड को प्लान करता हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने सेल किया तो यहां से नीचे जाते ही सिर्फ
₹1 ₹2 के टारगेट को लेकर मैं फिर अपने ट्रेड को बुक कर दूं, सो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, प्रॉपर नहीं रहेगा। अगर मैं अपने ट्रेड को लेता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, हम लोग क्यों प्लान करेंगे, अगर मैंने सेल किया तो मुझे कम से कम मेरा ट्रेड आधा घंटा, 1 घंटा या फिर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम, मतलब एक डिसेंट मुझे टारगेट मिले, ₹5 ₹10, है ना, जो भी 0.8% का ऊपर का टारगेट हो, या तो 1% का मूव मिले या तो 0.8%, मिनिमम उतना तो लेना चाहिए, 0.8% से ऊपर का मुझे मूव मिलना चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक आइडिया लेना है और ट्रेडिंग डिसीजन हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग बनाएंगे। ऑलराइट, सो चलिए अब मैं दिखाता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेके चलता हूं। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक ब्रॉडर व्यू मिलेगा, आपको एक लोकल सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे है आप लोगों को वो भी पता चलेगा। सो यहां आप अपना फिर नेक्स्ट डे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रॉपर सेल या फिर बाय करना है उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो क्या थी हमारी नोट नंबर 1, सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, कर लिया। उसके बाद में सेकंड क्या था, हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करेंगे हमारी करंट प्राइस के ऊपर में, इसका कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसे ग्रीन कर लेता हूं। ऑलराइट, सो हमारा करंट प्राइस को रिप्रेजेंट करा है। नोट नंबर 3 क्या थी, हमें एक नो ट्रेडिंग एरिया निकालना है या फिर और हमारे ट्रिगर पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब जहां पे जो मैंने आप लोगों को एक बताया था इससे पहले कि मार्केट हमेशा मूव करता है, सबसे ट्रेंडिंग फेज, फिर कंसोलिडेशन फेज, फिर अगेन ट्रेंडिंग फेज, फिर अगेन एक्यूमुलेशन फेज और कंसोलिडेशन फेज। तो यहां अगर मैं देखूं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ में आ रहा है मुझे इस 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट का यहां पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा एक नो ट्रेडिंग एरिया निकाल रहा हूं लोकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर, मतलब मुझे पता है कि नीचे आके यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, इसका कलर हम लोग नॉर्मल व्हाइट कर देंगे, चलो रेड कर देंगे। ऑलराइट, और ऊपर में मुझे यहां पे एक रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है। सो ये हो गया मेरा एक नो ट्रेडिंग एरिया। अब मेरे लिए सिंपल प्लान है, क्या प्लान है मेरे लिए, इस रेड लाइन के ऊपर, मतलब अगर एसबीआई 489 के ऊपर निकलता है तो हम लोग सिंपली बाय के लिए प्लान करेंगे, और अगर एसबीआई इस रेड लाइन के नीचे मतलब 485 के नीचे निकलता है तो हम लोग सिंपली सेल के लिए प्लान करेंगे, ये हमारा प्लान होगा। ऑलराइट, अभी हम लोगों को स्टेप नंबर 4 क्या करनी है, हमें टारगेट्स निकालने हैं मोर देन 0.8%। अब यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे डेटा नहीं है ना, हमने इतनी डायग्राम देखकर, इतना चार्ट को देखकर ये तो निकाल लिया कि यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऊपर एक रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है मार्केट। ऑलराइट, सो हमें अभी ऊपर के टारगेट्स निकालने हैं। हम क्या करेंगे, पास्ट डेटा को देखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग प्लान करेंगे। और याद रखना हमेशा जो रिसेंट प्राइस एक्शन हुआ है, सबसे रिसेंट वाला, उसे मार्केट ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया कि मार्केट हम जैसे बायर और सेलर को मिलकर बनता है, तो लोगों को याद रहता है कि यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था तो इस बार भी लेगा, यहां से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था इस बार भी लेगा, है ना। और जितना पुराना डेटा होगा वो उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा, लेकिन कोई कंडीशन ऐसी होगी कि हमें एकदम रिसेंट डेटा नहीं मिल रहा है, तब हमें पास्ट के डेटा को जितना हमें मिल सके उतना पास्ट डेटा लेकर हम लोग अपना टारगेट्स या फिर नो ट्रेडिंग एरिया को प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहां पे देखेंगे हम लोग, अब यहां पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, एक देखो ये वाला एक इंपॉर्टेंट एरिया समझ में आ रहा है, यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। ऑलराइट, सो इसका हम लोग जो कलर है वो नॉर्मल कर देंगे। अगर इस ट्रेड को लेते हैं कितना परसेंट मिल रहा है हम लोगों को, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी, ये 0.57% है। सो दिस इज नॉट अ गुड बाय साइड, क्योंकि यहां पे रिजेक्शन मिल रहा है, फिर भी हम लोग एक देख लेंगे। ऑलराइट, सो दूसरा लेवल ये हो जाएगा। एंड अगर नीचे निकलता है मार्केट तो मुझे पास्ट डेटा देखकर ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक नीचे की साइड में, यहाँ, हाँ देखो नीचे की साइड में मार्केट ने कुछ यहाँ पे लिया हुआ है। ऑलराइट, देखो यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था तो ये हमारे लिए हो गया सपोर्ट एरिया। अब देखो इस लाइन को यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने इस लाइन को वैल्यू दी किस बेसिस पे, देखो यहाँ पे रिजेक्शन मिला है तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो इस बार योर प्रीवियस रिजेक्शन मतलब रेजिस्टेंस विल बिकम अ सपोर्ट, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक के आ सकता है। मैंने रिसेंट प्राइस एक्शन को ज्यादा वैल्यू दिया। नीचे के साइड में अगर मैं लेता हूं तो कितने परसेंट का, हाँ लगभग हो रहा है 0.8% का टारगेट हो रहा है। सो एसबीआई अच्छा है बाय करने के लिए, और अगर सेल करने के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप बाय करने के प्लानिंग में चाहते हो तो आपको लगभग ये भी हो रहा है 0.75%, ठीक है, ऊपर के कुछ अच्छे टारगेट्स नहीं मिल रहे हम लोगों को, लेकिन फिर भी दिस इज अ टारगेट नंबर 1, ये हो जाएगा हमारा, एंड दैट विल बी द टारगेट नंबर
टू। तो इससे ये हमारा हो गया एसबीआई के लिए होमवर्क। ऑलराइट, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम अपना नो ट्रेडिंग एरिया को कुछ इस तरीके से यहां पे निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग एरिया और मैं इस चार्ट को कर देता हूं सेव। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मार्केट ने किस तरीके से काम किया। ऑलराइट, चलो दूसरा चलते हैं, हम लोग एलएनटी को देख लेते हैं, फास्ट करेंगे थोड़ा सा अभी हम लोग। ओके, सो इस प्राइस एक्शन को देखकर क्या समझ में आता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, हमारा जो करंट प्राइस है उसके ऊपर में हमने मार्क कर दिया, चेंज द कलर। उसके बाद में फाइंड द लोकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहां पे मुझे दिख रहा है मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था, इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, और मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, तो यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। ऑलराइट, यहाँ पे देखो मार्केट अच्छा कंसोलिडेट किया है। सो कंसोलिडेशन फेज के बाद में कौन सा फेज आएगा, एक ट्रेंडिंग फेज आएगा। ऑलराइट, इसलिए मैंने इसी स्टॉक को पिक किया है। कौन से स्टॉक्स में आपको होमवर्क नहीं करना है वो भी मैं एग्जांपल के साथ में बताऊंगा आपको। ऑलराइट, सो अभी मुझे ऊपर के और नीचे के टारगेट्स फाइंड करने हैं, लेकिन आपको ये इतना चार्ट देखकर कुछ समझ में आ रहा है क्या कि ऊपर मुझे टारगेट कहां तक के लेना है, नहीं समझ में आ रहा है। तो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे पास्ट डेटा पे। देखो यहां पे हम लोगों ने ये लाइन निकाली, देखो यहां पे बराबर रिजेक्शन लिया मार्केट ने, मतलब हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। सो एक इस डायग्राम इतना देखने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि नीचे यहां पे एक अच्छा खासा मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। चलो इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। हाँ, ये यहां तक ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे रिजेक्शन। अब इस एरिया में मार्केट ने इस लेवल को वैल्यू मतलब उतना रिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी इतना प्राइस एक्शन देखकर मैं यहाँ पे एक यहां तक का टारगेट अपन कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, और ऊपर का अच्छा सेकंड टारगेट क्या होगा अगर इसके भी नीचे आता है। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, क्यों कंसिडर कर रहा हूं मैं, देखो ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, है ना। यहां पे भी कंसोलिडेशन करके यहां सपोर्ट लिया मार्केट ने, या वैसे तो यहां तक गया है, लेकिन हम लोग फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, छोटे टारगेट्स प्लान करेंगे हम लोग। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया टारगेट नंबर 2 डाउन साइड के, और बाय साइड का टारगेट होगा हमारा, ये देखो ये निकाल रहा हूं मैं। सबसे पहले कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, देखो यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट। सो ये ऊपर का हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ऑलराइट, सो हमारे लिए क्लियर है। चलो अगेन टारगेट नंबर 2 भी निकाल लेते हैं, इनकेस अगर इसके भी ऊपर चला जाता है मार्केट। सो ज्यादा तो कुछ स्कोप नहीं समझ में आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से है। सो एलएनटी, वी आर डन विद एलएनटी। अब देखो ये हो गया हमारा एक नो ट्रेडिंग एरिया। क्या प्लान निकल के आएगा हमारे लिए, एलएनटी बाय अबाउ 1702 के ऊपर में हम लोग बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट लगभग 1% का होगा। ऑलराइट, और दूसरा टारगेट हमारा होगा लगभग 1.7% का, है ना। एलएनटी सेल बिलो 1673, पहला टारगेट होगा हमारा लगभग 1% का डाउन साइड में भी, और दूसरा टारगेट होगा हमारा लगभग 1.84% का। ऑलराइट, सो दोज आर बोथ अच्छे मतलब दोनों साइड में अच्छा मूव दे सकता है एलएनटी, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि एक बुलिश ट्रेंड में है तो कल भी ये बाय साइड का ही टारगेट दे सकता है। ऑलराइट, संडे के दिन में इस वीडियो को बना रहा हूं मैं, कल का मंडे देखेंगे क्या होता है। चलो दूसरा प्लान करते हैं, इसे सेव कर देंगे हम लोग। ऑलराइट, सो इतने डायग्राम देखकर मुझे एक समझ में आ रहा है कि मेरा कंसोलिडेशन फेज एरिया कौन सा है। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे, फिर हमारा नो ट्रेडिंग एरिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसे रेड कलर से मार्क कर देंगे, और यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया हुआ है। ऑलराइट, सो ये हम लोगों ने मार्क कर दिया हमारा एक कंसोलिडेशन फेज। वैसे तो एक ऑलरेडी ये वाला एरिया कंसोलिडेशन देकर ऑलरेडी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है, मतलब कल मार्केट गैप अप खुल के बाई साइड में, तो हम लोग सेल साइड में कम प्रीफर करेंगे इसे। ऑलराइट, फिर भी अभी हम लोग इसे थोड़ा सा यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर देते, क्योंकि इसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। तो सिंपल है, बाय अबाउ 2692 सीमेंस एंड सेल बिलो 2651। अब इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपर टारगेट निकालने, पास डेटा देखना पड़ेगा हम लोगों को। अब यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है, 2021 में भी यहां तक ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है ये। लेट्स सी, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेंगे। ओके, ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है मैंने सीमेंस इंडिया का, और अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक फिलहाल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो इस समय, ऐसे समय पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली 1 आवर का टाइम फ्रेम वापस आ जाएंगे, हम लोग 0.8% का पहला टारगेट ले लेंगे, दूसरा अगर 0.8 के ऊपर जाता है तो 1% का टारगेट लेकर हम लोग अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। और मेरे हिसाब से ये भी कल बाय साइड के लिए अच्छा प्लान होना चाहिए। सो हम लोग एक रैंडम पकड़ लेते हैं, 0.8% कितना होगा यहां से ऊपर, टू बी ऑन अ सेफर साइड।
ऑलराइट, तो ये होगा हमारा पहला टारगेट। इसका कलर हम लोग चेंज कर लेंगे क्योंकि पास डेटा में इसका कोई भी हाई नहीं है ना। दूसरा टारगेट हम लोग मतलब इसके ऊपर हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर का नहीं लेता, अगर इसके ऊपर जाता है सो हम ट्रेलिंग क्या होती है आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। और नीचे का क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया मार्केट ने, है ना। ये देखो ये दिख रहा है आपको विक रिजेक्शन, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट लिया मार्केट ने। सो नीचे का भी टारगेट हमारे लिए डन है। कितना परसेंट का होगा ये, हो रहा है दोनों जगह पे 0.8% के आसपास का हमारा टारगेट आ रहा है। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा हमारा नो ट्रेडिंग एरिया एक। अब हो सकता है कि यार इसके ऊपर ना ये 1.5% का भी एक अच्छा खासा टारगेट दे सकता है। सो लेट्स प्लान फॉर अगेन 1.5%, यहां तक तो देना चाहिए। एक रैंडम देख लेते हैं कहां तक के जाएगा ये, क्योंकि पास डेटा में इसमें कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बाय साइड के लिए कल का एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। सो अगेन दूसरा देखेंगे हम लोग भारतीय एयरटेल। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, करंट प्राइस के ऊपर में हम लोग मार्क कर देंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, ग्रीन कर दिया। लोकल सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन फेज 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे लास्ट आवर में 1 2 3 4 घंटे तक इस एरिया में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, तो ये मेरे को मिल गया मेरा नो ट्रेडिंग एरिया। ऑलराइट, इसका रंग चेंज कर देंगे हम लोग। ऑलराइट, सो ये मैंने क्यों निकाला, देखो यहाँ पे मैं ध्यान से दिखाता हूं, ये ग्रीन लाइन मतलब हमारा करंट प्राइस है। यहाँ पे मार्केट ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया हुआ है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इसको। ऑलराइट, सो ये भारतीय एयरटेल बाय अबाउ 696 एंड सेल बिलो 693। सो अभी हम लोगों को अपने अपर एंड लोअर टारगेट्स को निकालना है। नो ट्रेडिंग एरिया तो हम लोगों ने निकाल लिया। सो पास्ट का डेटा देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, तो ये देखकर क्लियर ये समझ में आ रहा है कि पहला टारगेट हमारा यहाँ पे हो सकता है। इसका कलर चेंज कर देंगे, दैट इज 700 का पहला टारगेट है। एंड दूसरा नीचे का आई थिंक ये एक ठीक ठाक डिसेंट टारगेट हो सकता है। ये वाला लेवल मैंने क्यों लिया, देखो यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया है। सो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर देखो यहाँ पे भी रिजेक्शन है, रिसेंट प्राइस एक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सॉरी हाँ यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। क्या टारगेट्स मिलेंगे हम लोगों को यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो बहुत छोटा टारगेट्स आ रहे। तो अच्छा देखो इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है ना, छोटे टारगेट्स मिल रहे हैं, 0.48% के टारगेट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इस स्टॉक में, उतना हम लोग मतलब नहीं करना चाहिए हमको ट्रेड। सो इसमें क्रॉस करके रख देता हूं, इसे अवॉइड करेंगे। जहां 0.8 के ऊपर के टारगेट नहीं मिल रहे हैं उसे इग्नोर कर दो, है ना। फिर भी मैंने आप लोगों के जानकारी के लिए निकाल दिया, कोई बात नहीं। ये हमारा नो ट्रेडिंग एरिया हो गया। फिर भी देख लेते हैं, निकाल के रख देते हैं। अगर इसको भी क्रॉस करता है मार्केट तो यहां तक जा सकता है। देखो यहां से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, और इसके नीचे अगर जाता है तो मेरे ख्याल से ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल मैंने क्यों लिया, देखो यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे भी आसपास रिजेक्शन, देखो यहाँ पे रिजेक्शन। सो इसलिए मैंने इस लेवल को कंसिडर किया है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं कल। तो ये हमारे 2 लेवल्स तो बन चुके हैं, लेकिन हम लोग इसे अवॉइड करेंगे। ऑलराइट, दूसरा देखते हैं भेल। सो भेल में भी हम लोग सबसे पहले करंट लाइन को मार्क कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोग नो ट्रेडिंग एरिया, देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो हमारा कंसोलिडेशन फेज है, और यहाँ ऊपर में एक रेजिस्टेंस लिया है, ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग एरिया। इसके ऊपर अगर निकलता है, देखो कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट 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 लिया है, और यहाँ पे मार्केट ने बराबर रिजेक्शन लिया है। सो एक इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। सो अगर ऊपर निकलता है तो ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। क्यों लिया मैंने, देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, रिसेंट प्राइस एक्शन देख रहा हूं, ज्यादा पास्ट में देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे इस लाइन को मार्केट पास्ट में भी किस किस जगह पे रिस्पेक्ट कर रहा होगा, हर जगह पे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में, है ना। देखो यहाँ पे इसको सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है। ऑलराइट, तो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। यहाँ पे भी देखो सपोर्ट एरिया बना हुआ है। ऑलराइट, सो नीचे का हम लोग ले लेते हैं। रिसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से इट इज बैड टू सेल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो ये बहुत छोटा, ये देखो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट इसको दिया इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है, मतलब यहाँ पे एक बार आके मार्केट पॉज ले सकता है। सो होगा हमारा ये, और ये होगा हमारा दूसरा। ये मैंने क्यों लिया, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है,
है ना। यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है ना, यहाँ से रिवर्सल हो गया है। ऑलराइट, यहाँ पे भी एक बार रिजेक्शन लिया मार्केट ने। ऑलराइट, तो ये क्लियर कट है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सो क्या समझ में आ रहा है, ये हमारा हो गया एक नो ट्रेडिंग एरिया। बाय अबव 47 पहला टारगेट क्या होगा हमारा, ओके गुड, 1% का टारगेट मिल रहा है, मोर देन 1% का टारगेट मिल रहा है, 1.2% का। एंड सेल का भी टारगेट मिल रहा है हमें, पहला टारगेट 0.876% का और दूसरा 1.5% का। तो हम लोगों का सिंपल इसके लिए क्या प्लान होगा, वी विल अवॉइड टू सेल, ये टारगेट नहीं लेंगे एंड हम लोग ये वाला टारगेट लेंगे। अब कल देखते हैं क्या होता है ना। अगर सेल साइड में अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो में या फिर आपके रिस्क के हिसाब से अगर ये सही बैठता है तो आप सेल भी कर सकते हो, लेकिन टारगेट काफी छोटा है, अवॉइड कीजिए सेल के लिए। और आप यहाँ बाय कंसिडर कर सकते हो बेल में, क्योंकि यहाँ पे आपको मोर देन 1% का टारगेट बाय साइड में मिल रहा है। ऑलराइट, दूसरा देखेंगे हम लोग, इसको सेव कर लेंगे। ओके, ब्रिटानिया इंडस्ट्री में सबसे पहले हम लोगों ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्क कर लिया हमारा करंट प्राइस, कलर चेंज कर देंगे, लोकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो यहाँ देखो, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, लेकिन ये फ्लैग एंड पोल क्या है, फिलहाल हो सकता है कि आप लोग ना समझे, है ना, लेकिन फिर भी जो लोग थोड़ा मोड़ा ट्रेडिंग करते हैं वो समझ जाएंगे। हो सकता है कि मार्केट कल अगर गैप अप ओपन होता है, मतलब यहां से अगर ऊपर निकलता है तो मार्केट यहां से एक अपसाइड का रैली दे सकता है वो। ऑलराइट, सो लेकिन ठीक है, अभी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो इसके बेसिस पे हम लोग करेंगे चार्ट पैटर्न, जो हमारे अगले क्लासेस होंगे उसमें देखेंगे कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्या होता है, इनको कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, बाद में देखेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो चलो अभी हम लोग, क्योंकि आज सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे कैसे इंट्राडे प्लान करना है वो देख रहे हैं, तो सिर्फ उसी की बात करेंगे हम लोग। ओके, तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया हुआ था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ नीचे में यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था, तो ये हमारा बन गया नो ट्रेडिंग एरिया। अब यहाँ पे हम लोगों को अपर एंड लोअर टारगेट्स निकालने हैं, उसके लिए मुझे फिर से पास डेटा देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बराबर हमारे लाइन को रिस्पेक्ट किया इसने इस एरिया पे। ओके, सो इस डेटा को देखकर मैं अपना प्लान कर सकता हूँ अपने अपर टारगेट्स को। रिसेंट एरिया में यार अच्छा खासा टारगेट दे सकता है ये अपसाइड में। ऑलराइट, है ना, यहाँ पे देखो रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे क्या हम लोग इसे, चलो ठीक है, कि ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, है ना, यहाँ पे भी इस लेवल से रिजेक्शन लिया, सेफ साइड भी लग रहा है, मतलब बड़ा ना ले तो चलेगा लेकिन परफेक्ट होना चाहिए अपना कुछ। यहाँ पे सेल साइड का टारगेट नंबर 1 एंड दिस विल बी टारगेट नंबर 2। राइट, छोटे छोटे लेवल्स हो रहे हैं, मतलब सेल साइड में ये अच्छा नहीं है। क्यों लिया हमने, ये आप देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, इसलिए हमने ये वाला एरिया को लिया सबसे पहले, है ना। और रिसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से हम थोड़ा इसे ऐसा कर देंगे। ऑलराइट, थोड़ा देखा जाए तो यहाँ तक के भी ला सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो इस एरिया पे इसने सपोर्ट लिया, इस पे रिजेक्शन लिया है, तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। नाउ लेट्स, चलो हो गया हमारा प्लान कल के लिए। इसमें ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन फेज। अब ट्रेंड करेगा तो ऊपर में कितना टारगेट लेंगे हम लोग, 1.5%, मतलब बाय अबाउ 3850 ब्रिटानिया एंड सेल बिलो 3796। पहला टारगेट क्या होगा ब्रिटानिया का, चलो 0.8% से ऊपर है, मतलब दोनों साइड का अच्छा टारगेट मिल सकता है। और दूसरा टारगेट इसका सेल साइड में है 2% के आसपास। तो चलो ये होमवर्क हो गया हमारे लिए। ब्रिटानिया एमएनएम में देख लेंगे, एमएनएम में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आ रही है, तो ऐसे मतलब देखो यहाँ पे प्रॉपर कुछ कंसोलिडेशन हुआ नहीं है उतना अच्छा तरीके से, तो हम लोग ऐसे समय पे अवॉइड करेंगे, है ना। टाइटन में देख लेते हैं, टाइटन में भी उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्किप करेंगे, जरूरी नहीं कि इसमें हम लोग होमवर्क करना ही चाहिए। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, इन्फोसिस में हम लोग कर सकते हैं। देखो तो स्टेप नंबर 1 आवर का टाइम फ्रेम शुरू है। स्टेप नंबर 2, मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन करंट प्राइस। स्टेप नंबर 3, लोकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे नीचे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, तो ये हमारा सेल साइड का हो गया ट्रिगर। थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, हाँ ठीक है। देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो इस लाइन पे रिजेक्शन लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये यहाँ इसके नीचे तो गया है था, लेकिन हम लोग इस वाले पॉइंट को ज्यादा कंसिडर करेंगे। ऑलराइट,
तो सेल साइड का तो उतना कुछ अच्छा टारगेट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी हम लोग मार्क करके रख देते हैं इन केस अगर ये चला जाता है। तो ये मैंने मार्क क्यों किया, देखो यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, तो ये सबसे, देखो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब सपोर्ट एरिया। तो सेल साइड का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, कितना परसेंट का होगा ये, मोर देन 1%, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1% के आसपास का पहला है। एंड अब मुझे ऊपर में ना, देखो मुझे ऊपर में एक छोटा सा लाइन है, बहुत छोटा सा, ये वाला है ना, इसको भी मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं। तो ये देखो, ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग एरिया। मतलब अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है 1516 1516 के ऊपर अगर इन्फोसिस निकलता है, सो वी कैन गो फॉर द लॉन्ग ट्रेड फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ, यहां पे ले लेंगे हम लोग 1528। कितने परसेंट का टारगेट हो जाएगा ये, टारगेट छोटा है ये, और दूसरा टारगेट हो सकता है हमारा 1.1% के लिए, 1.15% के लिए लगभग। ऑलराइट, सो ये हो गया। मतलब देखो, अगर बाई साइड के लिए इन्फोसिस कल जाता है तो पहला टारगेट तो बहुत छोटा है, मतलब 0.8 के नीचे है। तो हम लोग अगर इसके ऊपर टारगेट 2 मिलता है, ये देखो, ये वाला जो है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने इस एरिया पे, इसलिए मैंने इस लेवल को मार्क किया है, तब तो ठीक है। नहीं तो टारगेट 1 मतलब रिस्की ट्रेड है बाई साइड में। तो हम लोग क्या करेंगे, आवर प्लान इज सिंपल, वी विल अवॉइड बाई साइड इन्फोसिस को अवॉइड करेंगे, लेकिन फिर भी इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है कल बाई साइड में जाने के। एंड ये वाला टारगेट सही रहेगा, और टारगेट नंबर 2 को अगर हम लोग ले पाए तो सही रहेगा। पहला टारगेट बहुत छोटा है, दूसरा देख लेंगे। ओके चलो, ये देखो, ये भी बहुत अच्छा है। करंट प्राइस को मार्क कर देंगे हम लोग, इसको चेंज कर देता हूं मैं। ये मैं अभी एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं, है ना। आपको इतने सारा होमवर्क रोज नहीं करना है, आपको 4-5 इंपॉर्टेंट जिसमें सबसे बेस्ट अप डाउन दोनों साइड के टारगेट मिल रहे हैं उसको कंसिडर करना है, बाकी सबको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे लिया है मार्केट ने रिजेक्शन, यहाँ पे था अपर साइड का रिजेक्शन, ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग एरिया। अब हम लोग, अच्छा इसमें पास डेटा देखना पड़ेगा मुझे, आरटीसी भी ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, नहीं है आईटीसी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन ये 2019 में यहाँ पे आया था। सो आईटीसी में हम लोगों को बहुत पास से डेटा देखना पड़ेगा। सेल का तो मुझे यहीं पे समझ में आ रहा है, देखो क्या हो जाएगा, सेल के लिए क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये इसे ब्रेक करता है तो हम लोग सबसे पहले, जस्ट इम्यूनिटी कितना परसेंट होता है देख लेते हैं एक बार। इसे हम लोग थोड़ा सा डाउन लेंगे, यहां पे ले लेते हैं। यहां पे क्यों लिया मैं आपको बताता हूं। देखो, टारगेट नंबर 1 दिस एंड टारगेट नंबर 2 इज दिस। इसका रंग चेंज, कलर चेंज कर देंगे हम लोग, इसका भी चेंज कर दे रहा हूं मैं। ऑल राइट, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ना कंसोलिडेशन हुआ है, मतलब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन लिया है। तो इसलिए मैंने टारगेट नंबर 1% के आसपास सेफर साइड के लिए डाउन साइड का ये रखा है, टारगेट नंबर 2 1.5% के आसपास हमने टारगेट नंबर 2 रखा है। अब अपर साइड का, बाय साइड का क्या टारगेट्स हो सकते हैं, काफी ज्यादा पास डेटा हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये हम आ गए हैं 2019 में, और यहाँ का डेटा देखकर हम लोग अपने अपर साइड के टारगेट्स को निकालते हैं। देखो ये लाइंस हमारी अभी यहाँ पे भी, मतलब 2019 में भी इन लाइंस को मार्केट ने, देखो हमारे जो डाउन साइड के टारगेट्स है ना, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करी थी, तो ये 2019 में भी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो बाय साइड का पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए। क्यों लिया मैंने, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, मतलब ये क्लियर कट है कि एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट किया हुआ एरिया है। सो हमारा होमवर्क डन हो गया है इन्फोसिस के लिए भी। नो ट्रेडिंग एरिया, बाय साइड में काफी, मतलब ना पहला टारगेट तो बहुत छोटा आ रहा है, तो हम लोग ये तो इसे अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए बाय साइड के लिए। सेल साइड के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी कल हो सकता है ये भी बुलिश ही रहे। तो चलो और देख लेते हैं, कोई बड़ा टारगेट मिले 2019 में, वापस चलते हैं।
टारगेट नंबर 2 ना हमारा ये हो सकता है ऑलरेडी। ये क्यों लिया मैंने, देखो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है, सपोर्ट लिया मार्केट ने, सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो ये एक सेफ साइड एरिया अपने लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया अपने लिए एक टारगेट नंबर 2। ऑलराइट, बोस्ट लिमिटेड का कल बहुत बढ़िया टारगेट हो सकता है। और आपको जो मैं समझा रहा था कि कंसोलिडेशन फेज होता है, मतलब एक एक्यूमुलेशन फेज के बाद में एक ट्रेंडिंग फेज होता है, तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे नाइस कंसोलिडेशन हुआ है, एक जगह पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है और उसके बाद में जब भी उसने ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन फेज को, तो उसका फिर ट्रेंडिंग मूव देखो। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। करंट प्राइस को हम लोग मार्क कर देंगे, यहाँ पे भी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है और ये होगा हमारा नीचे का ट्रिगर एरिया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया था कल, और ये हो गया हमारा अपर का एक रेजिस्टेंस एरिया। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग एरिया। अब सेल साइड के लिए इस डायग्राम को देखकर पहला टारगेट हमें यहां तक लेना चाहिए अगर ये डाउन साइड में आता है। क्यों, यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया है, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन वैसे तो थोड़ा नीचे लिया है, लेकिन हम लोग टू बी ऑन अ सेफर साइड अपर थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे। टारगेट नंबर 2 हमारे लिए ये हो जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे देखो रिजेक्शन रिजेक्शन एंड सपोर्ट, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ा पास डेटा देखना पड़ेगा अप साइड के लिए। तो ये आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपर टारगेट्स कहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे क्यों लिया मैंने, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रिजेक्शन रिजेक्शन। तो रिसेंट प्राइस एक्शन को हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो हमारे लिए रेडी हो गया है कल बोस्ट में भी होमवर्क डन। तो कितने परसेंट का टारगेट मिल रहा है, 1.5% का मूव देगा ये अपसाइड में अगर जाता है। नीचे में हमारा टारगेट 1 भी अच्छा खासा, लगभग यहाँ पे भी 1.5% का मूव हम लोगों को मिल सकता है। तो ये हमारा हो गया नो ट्रेडिंग एरिया एंड ये हमारे दोनों टारगेट्स भी हमारे रेडी हो गए। ऑलराइट, ये टारगेट नंबर 2। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके से हमारा हो गया होमवर्क। ओके, ये लास्ट एग्जांपल है, ये लास्ट एग्जांपल है, इसको भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में। हमने करंट प्राइस पे मार्क कर दिया, देखो क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज बहुत छोटा है, तो आपके एंट्रीज बहुत आसानी से प्लान हो जाएंगे एसबीआई लाइफ में। ऑलराइट, इसको हम लोग रेड कलर से मार्क कर देंगे। इसे मैंने क्यों लिया, ध्यान से देखना, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे 1, 2 एंड 3, मतलब 3 घंटे तक के इस एरिया में, इस रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। सो अगर मार्केट सिंपली कल 1149 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, और अगर मार्केट 1147 के नीचे आता है तो हम लोग सेल करेंगे। टारगेट्स क्या होंगे, सबसे पहले सेल साइड के निकाल लेते हैं। ये हमारा टारगेट नंबर 1 हो सकता है। नीचे में क्यों लिया मैंने, यहाँ पे देखो मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया था, तो ये एक इंपोर्टेंट, देखो इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल को मार्केट ने उतना रिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू देना है, रिसेंट प्राइस एक्शन क्या हुआ था, है ना। तो इस बेसिस पे हमने यहां ले लिया। दूसरा टारगेट सेल साइड का क्या हो सकता है, यहां चलो यहां तक ले लेंगे हम लोग दूसरा टारगेट सेल साइड का। ऑलराइट, तो सेल साइड के दोनों टारगेट, यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है मार्केट को, तो ये रिस्पेक्टेड एरिया है। दोनों टारगेट्स डन हो गए हमारे सेल साइड के। बाय साइड में देखेंगे तो पास का डेटा देखकर, वेल अगर देखा जाए ये कि देखो हम ले तो पूरा यहां तक भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफी बड़ा टारगेट हो जाएगा, है ना। तो एक थोड़ा सा एक सेफर साइड हम लोग थोड़ा छोटा देखे, तो यहां मेरे को एक समझ में आ रहा है। चलो चलो देख लेंगे क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर ध्यान से देखो इस 1 आवर के टाइम फ्रेम ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है मार्केट ने। सो ये हम लोगों ने एसबीआई लाइफ को प्लान कर लिया। कितना परसेंट के टारगेट्स हो रहे हैं हमारे, लेट्स सी, तो बहुत छोटा है, तो टारगेट 1 तो हम लोग लेंगे ही नहीं। चलो ये हो गया हमारा टारगेट नंबर 1, और नीचे में देखते हैं, ये भी बहुत छोटा है, तो ये छोटे वाले टारगेट हम लोग नहीं लेंगे। ओके डन। एसबीआई लाइफ का कुछ
बाय अबव 1149, टारगेट अप टू 1160, सेल बिलो 1142, टारगेट अप टू 1128। सो ये हो गया एसबीआई लाइफ का। और हम लोगों ने लगभग काफी सारे स्टॉक्स में मतलब होमवर्क कर दिया है ना। तो इसमें से देखेंगे कि कितने में हमारे टारगेट हिट होते हैं और कितने में टारगेट हिट नहीं होते। ये मैंने स्पेशली लिस्ट बनाई थी क्योंकि इसमें मुझे नाइस कंसोलिडेशन मिला था, एंड आफ्टर एवरी कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन एक मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड देता है, इसलिए हम लोगों ने मैंने इस स्टॉक्स को पिक किया था। अब मैं एक रैंडम आपको दिखाता हूं, कोई भी एक जनरल स्टॉक्स दिखाता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, चलो ब्लू लिस्ट में देख लेंगे, JSW स्टील को देख लेते हैं। ओके, सो अभी अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पे देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे यहां पे एक कोई कंसोलिडेशन नहीं समझ में आ रहा है। ये एक डाउन ट्रेंड दिया था, अब यहां से मार्केट कल के लिए क्या हो जाएगा, मतलब मार्केट यहां से ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मेरे पास में ट्रिगर पॉइंट बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसे अवॉइड किया। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल अब देखो टाटा ELXC में क्या हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी ये हमारा करंट प्राइस मार्क होने के बाद में ऊपर का ये एक समझ में आ रहा है ट्रिगर पॉइंट, मतलब नो ट्रेडिंग एरिया हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए हमने इसे इग्नोर किया हुआ है। सो जहां पे भी हमारा नो ट्रेडिंग एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, हमें एक नाइस कंसोलिडेशन नहीं मिल रहा है, तो उस जगह को हम लोग क्या करेंगे, उस जगह को हम लोग, उस स्टॉक को हम लोग इग्नोर करेंगे। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल जैसे इंडसइंड बैंक को लेते हैं। अब यहां पे भी देखो हमारा नो ट्रेडिंग एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, ऊपर का ट्रिगर पॉइंट ये, नीचे का ट्रिगर पॉइंट ये, तो ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। सो इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, चलो मारुति को समझते हैं। मारुति में भी क्या हो रहा है, मारुति में भी यहां पे हमारा करंट प्राइस है, हमारा ऊपर का ट्रिगर पॉइंट ये होगा, नीचे का ट्रिगर पॉइंट ये होगा। अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा हमारा नो ट्रेडिंग एरिया बन रहा है, इसलिए हम लोग इसे इग्नोर करेंगे। तो आपको होमवर्क सिंपली करना है, आपको जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपके पास में 50 स्टॉक्स हैं, उसमें रैंडमली आप देखिए, आपको सिंपली क्या देखना है, जिसमें आपको बढ़िया से ऐसी कंसोलिडेशंस मिले, ऐसी छोटी कंसोलिडेशंस मिले और आपको अच्छे अपर या लोअर टारगेट्स आपको मिले। हम लोगों ने HDFC में होमवर्क नहीं किया क्योंकि इसमें भी हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नो ट्रेडिंग एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। बेल में भी देखो आपको एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन मिला है, ब्रिटानिया में भी आपको एक बहुत अच्छा शॉर्टर कंसोलिडेशन मिला है, तो इसमें हम लोगों ने होमवर्क किया। अब देखेंगे इसमें से कितने टारगेट्स हमारे हिट होते हैं और क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज राम करडे, यू आर ऑन निंजा ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल, और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी लर्निंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि पेड क्लासेस में 80,000 2 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज लेकर जो लोग पढ़ाते हैं, यहां पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने वाला हूं। आपको मिलता हूं मैं अगली क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, साइनिंग ऑफ।